हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। अब तक हमने नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट और रिलेटेड एग्रीगेट समझ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी किसी देश की टोटल इनकम को कैसे मेज़र किया जाता है, कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड या एक्सक्लूड किया जाता है। हम इस चैप्टर में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की, जैसे कि नेशनल इनकम आखिर में होता क्या है। तो अगर नेशनल इनकम की बात करें तो एक अकाउंटिंग ईयर में कंट्री के रेसिडेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई फाइनल गुड्स और सर्विसेज की नेट मनी वैल्यू जो फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट होती है। जैसे कीवर्ड अगर हम याद रखें तो अकाउंटिंग ईयर, रेसिडेंट्स हो और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो, नेट वैल्यू हो, किस पे हो, फैक्टर कॉस्ट पे हो। क्यों हम स्टडी करते हैं नेशनल इनकम को? इकोनॉमी को परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए, इंटर कंट्री कंपैरिजन देखने के लिए कि हमारी कंट्री दूसरे कंट्री से कितनी परफॉर्म अच्छी कर रही है, लिविंग स्टैंडर्ड जज करने के लिए, गवर्नमेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो इन सभी रीज़न से हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्कुलर फ्लो और नेशनल इनकम क्या होता है। सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, उससे इनकम जनरेट होती है, उस इनकम से इनकम को स्पेंड किया जाता है। इसलिए नेशनल इनकम को टोटल 3 मेथड से हम मेज़र करते हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। दीज 3 मेथड गिव द सेम रिजल्ट एज दे मेजर द सेम फ्लो एट डिफरेंट स्टेजेस। इन तीनों मेथड से अगर आप नेशनल इनकम निकालते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड की, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इस मेथड में इकोनॉमी के सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट के द्वारा की गई वैल्यू एडिशन को ऐड करके जीडीपी निकाला जाता है, यानी कि जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं उनको ऐड करके हम जीडीपी निकालते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं। वैल्यू एडिड क्या होता है? वैल्यू एडिड मीन्स एडिशन टू द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट। उस रॉ मटेरियल में हमने क्या एडिशन किया प्रोड्यूसिंग यूनिट द्वारा, हम उसको वैल्यू एडिड कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू एडिड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू एडिड मेथड को फाइंड करने का स्टेप क्या है। सबसे पहले प्रोड्यूसिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करिए, जैसे कौन सा प्राइमरी सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है और टर्सरी सेक्टर में आता है। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करिए, जैसे मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की क्या है जो प्रोड्यूस की गई है। फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन को करिए, रॉ मटेरियल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। फिर वैल्यू एडेड को हम वहाँ पे निकालते हैं, जिसमें हम वैल्यू आउटपुट को इंटरमीडिएट कंजप्शन से माइनस कर देते हैं और ऐड करते हैं वैल्यू एडेड को ऑल यूनिट में, जिससे कि हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा स्टेप था, यानी पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर को आइडेंटिफाई करना, फिर मार्केट वैल्यू निकालना, फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना, फिर वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करना और जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हुआ? एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस हुए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू क्या है, उसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। अगर सब आउटपुट बिक गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाता है? सेल्स हो जाता है। अगर अनसोल्ड है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या बोलते हैं हम? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद रखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन की। मीनिंग क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्दर रीसेल या प्रोड्यूस के लिए होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स में। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर के लिए होते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम होते हैं। ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं, एग्जाम्पल ब्रेड फॉर हाउस होल्ड, मशीनरी, फ्यूचर, और सिर्फ फाइनल गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। ये बात हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डबल काउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल काउंटिंग पूछता है क्या होता है। तो जब इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स के साथ ऐड कर दिया जाता है, एग्जाम्पल वीट को फ्लोर के साथ और ब्रेड बनाया जाता है, तो सोल्यूशन क्या होता है? तो उसमें हम डबल काउंटिंग कर लेते हैं, आइदर काउंट फाइनल गुड्स और काउंट वैल्यू एडेड ईच स्टेट। जैसे मतलब हम बताते हैं, जैसे कि मान लो 1 + 2 + 3 करके हमने कुछ फाइनल गुड्स बनाया, तो नेशनल इनकम में बोलता है या तो आप इसको उठाइए, ठीक है,
और या तो इन सभी को उठाइए। तो अगर हम इन पूरे को उठाएंगे तो यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाता है, समझे बात को। तो नेशनल इनकम में बोलता है या तो आप फाइनल गुड्स को उठाइए या तो जितने इंटरमीडिएट गुड्स आपने ऐड किए हैं आप उसको ले लीजिए। तो ये बात वो बोलता है, ठीक है। अगर हम पूरा ले लेते हैं तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। फिर बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कैसे ट्रीट करते हैं। नॉर्मली इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में ऑलरेडी होते हैं। इंक्लूड जब करते हैं जब डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि इंपोर्ट को कब इंक्लूड किया जाता है, वो जब हम डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सेल्स का पार्ट होता है इसलिए अलग से ऐड करते हैं, अलग से ऐड नहीं करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से प्रिकॉशन हैं जो हमको वैल्यू एडेड में ध्यान रखने होंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड करना है, सेकेंड हैंड गुड्स को एक्सक्लूड करना है, कमीशन ऑन सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड करना है, सेल्फ कंज्यूम आउटपुट को इंक्लूड करना है, इम्प्यूटेड रेंट को इंक्लूड करना है, चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड करना है, फ्री सर्विसेज बाय गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करना है, पेड सर्विसेज को इंक्लूड करना है। यानी ये इंक्लूड होगा, 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 बाकी सब माइनस होगा, ठीक है, एक्सक्लूड होगा, समझे बात को। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड 2 यानी इनकम मेथड। फैक्टर इनकम मेथड डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी कहते हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। तो मीनिंग ऑफ इनकम मेथड के बारे में जानते हैं। इस मेथड में इकोनॉमी के रेसिडेंट को मिलने वाली फैक्टर इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। याद रखना कि फैक्टर इनकम से जो इनकम मिला है हमको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम मिला है उसमें हम नेशनल इनकम ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं। नेशनल इनकम इक्वल टू कंजप्शन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है। सॉरी, ये हम ऊपर बताना भूल गए, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है। नेक्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात करते हैं। एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को किया गया पेमेंट, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेज एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ पेंशन। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूँ। एक्सक्लूड क्या करते हैं? एम्प्लॉयर ओन कंट्रीब्यूशन एक्सक्लूड होता है, बिजनेस एक्सपेंस रीइंबर्समेंट ये भी एक्सक्लूड होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ याद रखना कि सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेंट एंड रॉयल्टी की। रेंट, लैंड और बिल्डिंग का जो पेमेंट मिलता है। रॉयल्टी, सब सॉइल एसेट्स, कोल, ऑयल, गैस, ये सब की रॉयल्टी मिलती है। इम्प्यूटेड करते हैं रेंट में, सेल्फ ओन हाउस इंक्लूड नहीं होता है, सॉरी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो इंक्लूड किया जाता है इसको, इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्टिव लोन, और एक्सक्लूड किया जाता है किस पे? नहीं लेते हैं, कंज्यूमर लोन्स पे और गवर्नमेंट पब्लिक डेट पे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट की, तो एंटरप्रेन्योर का इनकम इंक्लूड होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम एंटरप्रेन्योर के इनकम में ऐड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकम मेथड को यूज़ करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। ट्रांसफ़र इनकम एक्सक्लूड होता है, जैसे कि पेंशन और स्कॉलरशिप। ट्रांसफ़र इनकम में मतलब कोई भी सर्विसेज वहाँ पे नहीं बनती हैं। विंडफॉल गेन्स एक्सक्लूड होती है, जैसे लॉटरी। कैपिटल गेन एक्सक्लूड होती है, सेकेंड हैंड गुड्स का सेल एक्सक्लूड होता है, और इम्प्यूटेड रेंट इंक्लूड होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड मेथड की, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? इस मेथड में इकोनॉमी के फाइनल एक्सपेंडिचर को ऐड करके नेशनल इनकम आता है। यानी कि एक में हम आउटपुट निकालें, एक में फैक्टर इनकम निकालें, अब एक में एक्सपेंडिचर निकालेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं एमपी यानी मार्केट क्रॉस पे, जैसे कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट, ठीक। फिर बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो पहला है PFCE यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड का कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सैलरी, डिफेंस, एजुकेशन और नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। फिर क्या क्या प्रिकॉशन इसमें रखेंगे? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स को एक्सक्लूड करेंगे, फाइनल ट्रांजैक्शन एक्सक्लूड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल इनकम की, दैट इज लास्ट। डोमेस्टिक इनकम प्रोडक्शन विद इन कंट्री, नेशनल इनकम रेसिडेंट इनकम इंडिया प्लस अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म और हमने 3 मेथड के बारे में जान लिया और उसमें क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या नहीं ऐड होता है, ठीक है। थैंक यू।